गुड इवनिंग दोस्तों। तो ड्रीम आरएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जांगीर और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 9 मार्च के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल। इस सेशन को मैंने स्पेशली आरएस मेंस और इंटरव्यू के लिए डिज़ाइन किया है। तो जो लोग सोच रहे हैं उन्हें प्री के लिए कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो अभी आपको कुछ दिन तक नहीं मिलेगा जब तक इंटरव्यू खत्म नहीं हो जाते हैं। और जो ये कई लोगों ने मेरे को मैसेज किया और बोला कि कल मैंने वीडियो नहीं डाला, तो मैंने जानबूझ के ही नहीं डाला। मैं मैं 20 दिन से वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगा कि यार क्या पता मेरा कुछ वीडियो बनाने का सेंस निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है। क्या पता लोगों को पसंद आ भी नहीं रहा है, तो नहीं आ रहा, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। आप लोग ना तो कमेंट करते हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि इंटरेक्शन टू वे होना चाहिए, हाँ? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को शेयर करो, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये मैंने स्टार्ट किए हैं डिस्कशन करना, क्योंकि आप खुद देखिए आरएस से रिलेटेड यूपीएससी में आपको इस तरह का कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन आरएस में आपको इस तरह का कंटेंट बड़ा मुश्किल मिलता है। और मैंने अगर कुछ अच्छा स्टार्ट किया, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। और मैं ट्राई करूँगा कि जब मैं अगर मेरा इंटरव्यू सेकंड फेज में आता है तो मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी करंट के जो टॉपिक हैं 30-40 हम उन्हें डेली एक एक लेंगे टॉपिक, और हम डेली डिस्कशन में करते जाएंगे। इससे हमारे सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। मैंने स्पेशली टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है ताकि उसमें हम अच्छे से टू वे कम्युनिकेशन कर सकें। मैं डिस्कस करेंगे कि मैं किस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूँ, है ना, कहाँ से प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम का, ड्रीम आरएस से रिलेटेड। नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, है ना। और अब हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे क्राइम अगेंस्ट वीमेन, जो काफ़ी अभी एक इंसिडेंट आपने न्यूज़ में पढ़ा हुआ कि पुलिस स्टेशन में किसी के साथ रेप हुआ। उसके बाद जो अभी रिजर्वेशन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिबेट के लिए बोला। उसके अलावा जो अभी रिसेंटली सऊदी अरब में जो ऑयल फैसिलिटीज़ है अरामको की, उस पर अटैक हुआ, उससे रिलेटेड आर्टिकल देखेंगे। उसके बाद हम जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने जो कोड लेके आए हैं कि फेक न्यूज़ से वो किस तरह लड़ सकते हैं, वो देखेंगे। उसके अलावा जो पाम ऑयल के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, तो हम राजस्थान के हिसाब से उसका क्या इम्पैक्ट होगा। उसके अलावा जो छोटे मोटे करंट के जो न्यूज़ हो गए हमारे की वैक्सीनेशन में क्या चैलेंज आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आप ये खबर पढ़िए कि थाने में रेप केस में एसआई व एसएचओ समेत 3 सस्पेंड, डीएसपी को हटाया। अब अगर आप कोई विमेन हो, आपके साथ कुछ गलत होता है, तो आप कहाँ पे कंप्लेन करने जाओगे? ऑब्वियसली पुलिस स्टेशन। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर पुलिस स्टेशन में आपके साथ इस तरह के करतूत, इस तरह की वारदातें होंगी, तो जो हमारा सिस्टम पे भरोसा होता है वो उखड़ जाता है ना। फिर उसके बाद अगर आपके थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, जनरली एफआईआर लिखने में इनको बड़ी दिक्कतें आती, क्या पता क्यों लिखते ही नहीं है ये लोग, है ना। अगर ये नहीं लिखते हैं तो हमें कोर्ट के थ्रू जाना पड़ता है, और हमें फ्री फोकट के जो वकील के थ्रू एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है, तो हमें 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो मतलब हमें जस्टिस पाने के लिए ओनली सिर्फ जस्टिस नहीं मिला हमें अभी सिर्फ एफआईआर ही रजिस्टर्ड हुई है, उसके लिए अगर हमें वकील को 5-10 हज़ार रुपये देने पड़े, तो ये तो हमारे जस्टिस सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है। ये हमारी जो पूरी मैकेनिज्म है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, जिसके जो सारे पार्ट हो गए, पुलिस हो गया, है ना, जुडिशरी हो गई, प्रिजन हो गए, लीगल एड हो गई, तो ये सारे जो चारों पिलर है ना, उन पे ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है अगर इस तरह की वारदातें होती है। तो हम काफी दिनों से मैं ये इश्यू डिस्कस कर रहा हूँ, तो हम देखते हैं अब हम इसमें होना क्या चाहिए था, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ललिता कुमारी केस हमने डिस्कस किया था, तो उसमें यही बोला गया है कि ये रेप जैसे जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, मोस्टली जो विमेन से रिलेटेड केस होते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं, मतलब आपको तुरंत गिरफ्तारी करनी होती है ना, और उसके अलावा एफआईआर मैंडेटरी होती है। तो ललिता कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि आपको एफआईआर लिखनी ही पड़ेगी, है ना। उसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट के भी स्टेप है। आप सबको पता होगा कि जो थानागाजी गैंगरेप हुआ था अलवर में, उसके बाद गवर्नमेंट पे काफी प्रेशर पड़ा था, तो गहलोत साहब ने ऑर्डर भी ये दिए थे कि अगर आपका लोकल पुलिस स्टेशन एफआईआर नहीं लिखता है, तो आप एसपी ऑफिस में जाकर डायरेक्ट एफआईआर लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा किया जा सकता था, है ना। और फाइनली यही किया गया कि मतलब एसपी की वजह से ही इन सबको हटाया गया। और उसके अलावा अभी जब रेप केस की बात आती है, अभी कल परसों हमने एडिटोरियल में कल डिस्कस किया था कि विमेन इन जुडिशरी, है ना, तो हमने ये भी देखा था कि किस तरह हमारी हाई कोर्ट में सिर्फ एक जज है अभी, मैडम सबीना। तो
जब जुडिशरी में जज कम है, लॉयर काफ़ी कम है विमेन, तो इससे भी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वीक बन जाता है। पर्टिकुलर सेक्शन जो वीमेन वाला सेक्शन है उसके अगेंस्ट न जाने क्यों ये वीक बन जाते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा जो सिस्टम डोमिनेटेड हो गया ना, वो मेल सिस्टम मेल हो गया। पुलिस में भी मेल है। आप विमेन जो पुलिसमैन होती हैं, आप उनकी संख्या ले लीजिए, वो भी काफ़ी आपको कम मिलेंगे नंबर में। आपको लॉयर कम हो गए, आपके पास जज कम हो गए, तो एक तरह से ना आपको लीगल एड जो लॉयर है वो कम हो गए, तो इस तरह से सारा सिस्टम मेल डोमिनेटेड हो गया, तो न्याय मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसके अलावा आप ये देखिए, क्योंकि ये रिपोर्ट में मैंने डिस्कस की थी एडिटोरियल में पहले, है ना। एनसीआरबी का जो 2019 की रिपोर्ट थी उसमें भी ये बताया गया था कि 2018 से 2019 के बीच में राजस्थान में रेप लगभग 49% बढ़ गए। तो ये इतनी जो बढ़ोतरी हुई थी ना, वो क्यों हुई थी? क्योंकि गहलोत सरकार ने एफआईआर को मैंडेटरी बना दिया था। तो ये एक अच्छा स्टेप था। इससे में ये रिपोर्ट में ये भी आया था कि पुलिस के पास लो पेंडेंसी रेट होती है ना, लेकिन लो पेंडेंसी रेट होती है कब होती है? जब एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। लेकिन अगर आप एफआईआर रजिस्टर नहीं करोगे, और इस तरह की जो घटनाएं होती है ना, बड़ी विचलित करने वाली होती है। उसके बाद अभी लेटेस्ट में रेप की बात है, ये तो मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ कि अभी राजस्थान पुलिस का जो क्राइम ब्रांच का डेटा था, उसका उन्होंने एनालिसिस किया लास्ट 1 ईयर का। तो उन्होंने क्या पाया था कि 90% रेप केस किसके द्वारा होते हैं? परिचितों के द्वारा, फैमिली के द्वारा। तो इस इश्यू को भी, जब रेप की बात आती है तो हमें इस इश्यू को भी काफ़ी अलग ढंग से ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली वाले जनरली रिपोर्ट नहीं करते थी चीज़ों को। तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिसमें फैमिली जो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में ऐसे गुनाह को दबा लेती है, वहाँ पर कुछ मैकेनिज्म होनी चाहिए जहाँ पर जो भी गर्ल या विमेन है वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। उसके अलावा इन सब की बात आ रही है तो अपन राजस्थान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हम उसी की बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट में ये सारी जो 5 बातें मैंने बताई है ना, ये हार्डली मैंने 20 दिन में डिस्कस की है। ये सब न्यूज़ में आती रहती है, लेकिन डिस्कशन की बातें हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई थी 2020 में, हमने डिस्कस किया था कि राजस्थान ने जेल रिफॉर्म में टॉप किया है। वो भी इस हिसाब से किया क्योंकि ये लास्ट ईयर की बात करें तो ना 2019 में राजस्थान जेल रिफॉर्म में 12th पे था, अभी कितने पे आ गया? 1st पे। तो हमने काफ़ी अच्छे एफर्ट लगाए हैं। हमने जो क्राउड होता है उसको कम करने के लिए स्पेस बढ़ा दिया और काफ़ी सारे स्टेप लिए। लेकिन अब राजस्थान में हम पहले तो सबसे पहले ओवरऑल जस्टिस डिलीवरी की बात करें। अगर ओवरऑल जस्टिस डिलीवरी की हम राजस्थान में बात करें तो हमारी रैंक क्या है? 10। और ये लास्ट ईयर कितनी थी? 14। तो 10 आउट ऑफ 18, जो 18 बड़े स्टेट में थे, हमारी रैंक है 10। अब पुलिस की बात कर लीजिए, पुलिस की रैंक है 16, कितने में से? 18 में से। तो मतलब हमारी पुलिस इन 18 स्टेट में से सिंगल लास्ट सबसे बकवास घटिया क्यों है? क्योंकि ऐसे केस सामने आते रहते हैं। जेल रिफॉर्म का हमने देख ही लिया। और लीगल एड में क्या है? 13/18। यहाँ पे भी डिक्रीज देखने को मिला है। हमारे इंक्रीज सिर्फ कहाँ पे है? जेल रिफॉर्म में। तो हमें इंक्रीज सब जगह करना पड़ेगा। अब इन सारी चीज़ों इन सबसे कैसे निपटा जाए? तो उसके लिए ये है कि पुलिस, हमें जो विमेन जजेस होंगे हमारी जुडिशरी में, उनको बढ़ाने की जरूरत है। हाई कोर्ट में बढ़ाने की जरूरत है। जो हमारा फीमेल लॉयर पूल है उसमें से, फीमेल लॉयर का जो पूल है उसमें से हमें हाई कोर्ट में हम जज बनवा सकते हैं। कोलिजियम सिस्टम को रिकमेंड करना चाहिए। उसके अलावा पुलिस पे मैंडेटरी होना चाहिए कि उन पे एफआईआर ये बना दी गई है, जो एफआईआर नहीं लिखते हैं उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ललिता कुमारी केस में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है वो प्रॉपर फॉलो होनी चाहिए। और जो नई फाइंडिंग आती रहती है डेटा एनालिसिस से, जिस प्रकार ये आया है जिसमें इंसेस्ट रेप, मतलब फैमिली परिचितों के द्वारा जो रेप केस बन गए, इनको अच्छे से एड्रेस करने की जरूरत है ना। और जस्टिस रिपोर्ट जो आई उसमें क्या क्या हमारी कमियां रही हैं, जिस तरह से हमारी लीगल एड में पीछे हैं, पुलिस रैंकिंग में पीछे हैं, तो हमें इन्हें एड्रेस करने की जरूरत है। पुलिस रैंकिंग में हम क्यों, एक और हम आगे भी डिस्कस करेंगे, एक बार उसको डिस्कस कर ही लेते हैं हम। अब ये न्यूज़ देखिए, अभी ये इस पे बवाल भी चल रहा है। ये पिछले साल की न्यूज़ है कि दलाल के घर से मिली करोड़ों के हिसाब की पर्चियां, बंगला देखकर रह गई एसीबी की टीम। तो ये जो भ्रष्टाचार, एसीबी के जो डीआईजी थे लक्ष्मण गौड़ साहब, इनका सिर्फ दलाल का होटल बंगला इतना खतरनाक था, तो इन डीआईजी का क्या होगा? सोचो आप, है ना। अब ऑब्वियसली विधानसभा में ये इशू उठाया कि इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। तो हमने ये भी आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो अभी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है जो हमारा उसमें 2018 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें कौन सा सेक्शन जोड़ा गया था? 17 है। तो वो क्या करता है कि वो जो ये स्टेट ऑफ जो हमारे
जो हमारे ऑफिसर्स हो गए, पब्लिक ऑफिसर हो गए, इनके ऊपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो लोकायुक्त भी थोड़े बड़े परेशान रहते हैं इनसे। तो ये सब चीज़ें हमने उस दिन डिस्कस की थी, है ना। तो अभी ये तो पुलिस में रैंकिंग हमारे पीछे इसीलिए है क्योंकि ऐसे लोगों पर जो करप्ट पुलिस ऑफिशियल होते हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, उनके ऊपर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जाती। कल परसों मैंने डिस्कस किया था कि इवन पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो बड़ा बेबस है ना। ऐसे 2-5 लोगों के नाम आए थे जो मतलब अभी भी उनको प्राइम पोस्टिंग मिली हुई है डिस्पाइट बीइंग क्रिमिनल बैकग्राउंड। उस तरह का जो उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। तो हमें राजस्थान पुलिस में सुधार की जरूरत है। चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल। इसमें ये मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव दिए गए थे कि हम हमारा जस्टिस सिस्टम किस प्रकार अच्छा कर सकते हैं। तो राजस्थान गवर्नमेंट भी इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो जस्टिस सर्विस है, जस्टिस डिलीवरी है, जो न्याय व्यवस्था है, उसको बेसिक सर्विस की आवश्यक सेवा के रूप में नामांकित कर दें, उसको आवश्यक सेवा मान लें कि जो हमारी जस्टिस डिलीवरी है वो एक आवश्यक सेवा है। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है उन सब पे प्रेशर बनेगा, तो अच्छे से जस्टिस मिल पाएगा। लागत लाभ विश्लेषण करें, हमें देखना पड़ेगा कि हमें अच्छा कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर करने में कितना खर्चा आ रहा है, महिला जजों को नियुक्त करने में कितना खर्चा आ रहा है, और एक तरफ अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो कितना सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का हमें कॉस्ट बेनिफिट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो हमारी जुडिशरी है उसमें विविधता, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, उसमें महिलाएँ होनी चाहिए, उसमें SC के ST OBC सब माइनॉरिटी, इन सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके अलावा हम जो जिस तरह से शहर में थोड़ा लीगल एड आसानी से मिल जाता है, लेकिन गांव के लोगों के लिए तो बड़ी दिक्कत है। तो हमें कानूनी सहायता क्लिनिक एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है और हमें हर सेक्शन को एड्रेस करने की ज़रूरत है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम करता है। जैसे प्रिजन रिफॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, है ना, कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, लीगल एड के लिए हमें वकील हायर करने पड़ेंगे, है ना, नालसा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो हमारा स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो नालसा की इक्विवेलेंट होती है उसको बढ़िया करना पड़ेगा, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है ना। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल में अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर बोला है कि मराठा के जो ये थे, इन्हें महाराष्ट्र ने क्या कहते हैं 2018 में मराठाओं को 16% रिजर्वेशन दे दिया था, और ये बोलते हुए कि ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। फिर मामला हाई कोर्ट में गया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला भाई 16 ज़्यादा हो रहा है, इसको 12-13 करो। फिर उसके बाद ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला कि ये जो 50% से रिजर्वेशन ज़्यादा जा रहा है, तो क्या हमें इस इश्यू को दोबारा से एड्रेस करने की जरूरत है। क्योंकि जब 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट आया था तब उन्होंने बोला था कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन उस टाइम की सर्कमस्टेंसेस समझिए आप। उस टाइम मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन है जो हमारा सेकेंड कमीशन आया था कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रेसिडेंट बनाता है। तो उस टाइम जो मंडल कमीशन आया था उसने जिस प्रकार से ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया था, तो उसके बाद जो सारी डिबेट बनी थी उस टाइम का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग था। उस टाइम पे तो ये मतलब अलग से इशू उठा था रिजर्वेशन, उससे पहले तो ऐसी कोई बड़ी बात थी ही नहीं। लेकिन आज 30 साल में तो रिजर्वेशन, जब ये इशू आया था तब था कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कि हर फील्ड में सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, है ना, यही ट्रू डेमोक्रेसी है। लेकिन अब क्या हो गया कि जो रिजर्वेशन का मुद्दा है वो रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा कहीं इकोनॉमिक इशू पे चला गया कि हाँ हम थोड़ा यहाँ पे हमें रोजगार दो, हमें एजुकेशन दो। तो ये मतलब इशू ही रिजर्वेशन का पर्पस ही थोड़ा अलग डायरेक्शन में चल गया है। इसी आपने EWS अभी जो रिजर्वेशन मिला वो इसको दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस पूरे इशू को दोबारा से डिस्कस करने की ज़रूरत है। अब ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब भी जैसे मान लो इनको मराठा को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास डिक्लेयर किया। अब आप सुनिए, जब इंदिरा साहनी जजमेंट आया तो उन्होंने बोला कि आप आइडेंटिफाई कीजिए ओबीसी। अब ओबीसी कौन आइडेंटिफाई करेगा, उन्होंने बोला कोई परमानेंट बॉडी बनाइए। तो सरकार ने क्या बनाई, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, NCBC बना दी 1993 में। फिर उसके बाद अभी कौन सा अमेंडमेंट आया था, 102 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसने क्या किया, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। लेकिन पहले क्या था, NCBC रिकमेंड करता था कि इस कास्ट को आप OBC में डाल दो और या हटा दो। अब क्या हो गया है, ये 102 अमेंडमेंट से, है ना, ये पावर पार्लियामेंट ने ले ली। मतलब पहले क्या था, स्टेट वाले जिस तरह से अभी मराठा को दिया, तो ये वोट पॉलिटिक्स की वजह से किसी कास्ट को अंदर बाहर कर देते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि अब पार्लियामेंट की कंसल्टेशन बड़ी
पार्लियामेंट की कॉन्करेंस मतलब पार्लियामेंट का सहमत होना बड़ा जरूरी होता है। तो और 100 इससे 102 अमेंडमेंट से आर्टिकल 342 ए डाला गया था, उसमें यही बात लिखी गई है कि President to specify social and educational backward classes in various state and unitary, he can do this in consultation with governor of concerned state. However, law enacted by parliament will be required if list of backward classes is to be amendment. मतलब अगर स्टेट बोलता है कि हाँ इस कास्ट को हमें ओबीसी में डालना है या हटाना है, तब जो सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस है उसमें हटाना या डालना है, तो हमें पार्लियामेंट की भी मंजूरी की जरूरत होगी। तो अब कास्ट को हटाना और डालना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मतलब अब तो ऑब्वियसली सारे स्टेट का इश्यू हो गया है, तो क्योंकि एनसीबीसी के बाद अब ये पावर नहीं रहा, तो अब इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको अच्छे से सुनने की जरूरत है, सारे स्टेट के व्यू पॉइंट आनी चाहिए। अब इस इश्यू पे हम थोड़े दिन के लिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि 15 मार्च तक जवाब मांगा है, तो ऑब्वियसली 15 मार्च तक हमारे इंटरव्यू स्टार्ट भी नहीं होने वाले, तो अच्छे से एडिटोरियल और आएंगे, तब हम इसको और डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ज़्यादा डीप में मत जाइए, मैं खुद इसको डिस्कस कर लूँगा। अभी सबको पता ही है, अनुसूचित जाति को 15, अनुसूचित जनजाति को 7.5, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%। अब इसको दोबारा डिस्कस करने के लिए, जैसे इंदिरा साहनी जजमेंट कितना का था, 9 जज बेंच का, अब इसको पलटने के लिए ऑब्वियसली हमें या तो 11 जजेस की बेंच बनानी पड़ेगी, के बाद ही इस पर डिस्कशन हो पाएगा। और 8 राज्यों में 50% से ज़्यादा आरक्षण है, तब पे किसी न किसी वजह से, वही पॉलिटिक्स की वजह से। तो अगर हम अभी से डिस्कस करें कि वे फॉरवर्ड में होना क्या चाहिए, तो देखिए आप समझिए, जब मंडल कमीशन ने ओबीसी को रिकमेंड किया कि 27% होना चाहिए, तो उन्होंने डेटा कौन सा लिया, सेंसस ऑफ 1935, मतलब कि आज चल रहा है 2021, अभी 27% ओबीसी को है किस हिसाब से, जबकि सेंसस डेटा ऑफ 1935 के सेंसस डेटा के आधार पर अभी 27% दिया गया है ओबीसी को। क्या आपको नहीं लगता कि इतने सालों बाद मतलब हमारी डायमेंशन थोड़ा सोसाइटी में चेंज आया होगा, कुछ कास्ट ऊपर नीचे हुए होंगे ओबीसी में, थोड़ा काफ़ी कुछ तो बदलाव आया ही होगा ना। तो अभी यही ज़रूरत है कि एक ये होना एक कास्ट सेंसस होना चाहिए, मतलब जिस तरह हमारे 2011 की सेंसस में था, उसमें भी ट्राई किया गया था कि हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ट्राई कर सकें, लेकिन उसका डेटा रिलीज नहीं किया गया था, ऑब्वियसली पॉलिटिकल रीजन की वजह से, और कुछ एरर भी थी उसमें। तो अब लेकिन जो 2021 का जो सेंसस होगा उसमें कास्ट सेंसस भी होगा, तो एक बार जब कास्ट से रिलेटेड अच्छे से डेटा आ जाएगा ना, तो वैसे पब्लिक इसलिए नहीं करती, क्योंकि पब्लिक में रिवील इसीलिए नहीं किया जाता, क्योंकि उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है सरकार के ऊपर कि देखो हाँ हम इतने % है, हमको रिजर्वेशन नहीं है, हम इतने हैं, है ना, तो इसलिए रिलीज भी नहीं करती। लेकिन अब अगर इस इशू को हम उठा ही रही है अगर जुडिशरी, तो इसको फिर होलिस्टिकली उठाना चाहिए, मतलब कि अब पूरा टाइम आ गया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी ने क्या सही में फायदे पहुंचाया, रिजर्वेशन के क्या घाटे हैं, क्या, तो हमें इसको अब पूरा ढंग से सुनने की जरूरत है। तो अब ये सही टाइम है, क्योंकि बार बार नहीं तो क्या होता है, अभी रिजर्वेशन दे देते हैं, फिर उसके बाद वही कि जिसको दे दिया उसमें भी कुछ पिछड़े हुए जो वल्नरेबल सेक्शन रह जाते हैं वो रह जाते हैं, कि अभी जैसे बात चलती है कि SC ST में जो नॉर्मली जो उनके अपलिफ्ट हो चुके हैं, जो अमीर बन चुके हैं, उनमें वही बार बार रिजर्वेशन का बेनिफिट ले जा रहे हैं, तो सब कैटेगराइजेशन की बात चलती है। तो उसी प्रकार से ओबीसी में भी सब कैटेगराइजेशन की बात चलती है। तो कौन सी कमेटी बनी थी, जी रोहिणी कमेटी बनी थी। तो भाई ये जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स अब स्टार्ट हो गई है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर गेम ऑफ नंबर्स, आपके पास जितने नंबर होंगे आप उतना ही राज कर पाओगे डेमोक्रेसी में। तो अब वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स में वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ना कि वोट बैंक पॉलिटिक्स होनी चाहिए। और जिस प्रकार से अगर एक राष्ट्र सेंसस आएगा तो शायद हम बेटर रिजर्वेशन पॉलिसी ला पाएंगे। और इसको एक अच्छे से ओवरऑल शुरू से देखने की जरूरत है कि रिजर्वेशन में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, क्या इसका सही में बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। अगर इसका पर्पस रिप्रेजेंटेशन से था तो आज इकोनॉमिक कोज पे क्यों पहुंच गया, तो ये अच्छे से डिबेट होना चाहिए। चलते हैं अगले आर्टिकल में। तो अगला आर्टिकल ये है, अभी सऊदी में तेल कंपनी पर हमला हो गया है, जो अरामको, जो हमारी रिफाइनरी है ना, कौन सी रिफाइनरी में आप बताना कमेंट सेक्शन में, उसमें इन्वेस्ट भी करने वाली है। तो उस पर अटैक हो गया अरामको पे। तो क्रूड, ऑब्वियसली जब अटैक होगा तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई है, और प्राइसेस बढ़ गई है तो क्या इंडिया पे इम्पेक्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल की जो प्राइस होती है ना, मोस्टली वो एक दिन पे डिसाइड नहीं होती। हम
इंडिया क्या करता है, जो अपना 75% तेल है ना, वो एक माह की एवरेज प्राइस पर खरीदता है। मतलब एक माह में क्या एवरेज चल रहा है उस हिसाब से हम पैसे देते हैं, हमारे लगभग 75% तेल का। तो अब अगर अटैक वटेक शुरू में अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे क्या होगा, अगर इससे अभी एक दो दिन में कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर लंबे टाइम तक ऐसे खुद ही रिबेल जो हैं वो अटैक करते रहेंगे, तो चाहे सऊदी भी कुछ रिटालिएशन करेगा, फिर तो है ना मिडिल ईस्ट में और वॉलेटिलिटी आ जाएगी, थोड़े और दंगे भड़क जाएंगे मिडिल ईस्ट में, है ना, फिर ईरान कुछ करेगा, तो फिर जरूर जाके आगे कुछ हो सकता है कि मतलब ऑयल सप्लाई ही बंद हो जाए, मतलब तो ऑयल सप्लाई में थोड़ा डिस्रप्शन आ जाए, बंद क्या डिस्रप्शन आ जाए, थोड़ा कुछ रुकावट आ जाए, तब हमें कुछ दिक्कत आ सकती है। तो इससे लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओब्वियसली जो हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो हम बना रहे हैं, उनमें हमें और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, हमें उनको तुरंत तीव्र गति से हमें उनको फिल करने की ज़रूरत है। कहाँ कहाँ बना रहे हैं आप सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो प्लीज़ फाइंड आउट कीजिए, है ना। अपने राजस्थान के आसपास भी एक बताना आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्या है। अब देखिए कि नए परिदृश्य में दाम बढ़ेंगे या स्थिर रह सकेंगे, है ना। अब होता क्या है, मैंने ये फ्यूल इकोनॉमिक्स का टॉपिक शायद 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था कि राजस्थान में किस तरह 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल पहुंच गया है ना, किस तरह से हमारी सरकार इतना टैक्स लगती है, वेट लेती है, जीएसटी में लाएंगे तो क्या होगा, है ना। ये सब इश्यू हमने डिस्कस किया था। तब मैंने डिस्कस किया था कि आम आदमी को पेट्रोल के प्राइस से रिलीफ दिलाने के 3 उपाय हैं। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज कम करें, वो नहीं कर रहे हैं, है ना, या फिर स्टेट गवर्नमेंट वेट कम करें, वो भी नहीं करेंगे, रेवेन्यू इनका आ ही नहीं रहा है। थर्ड ऑप्शन था कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये अपना जो मार्जिन होता है ना वो कम करें। तो अब क्या होगा, रिफाइनरी जो होती है, कोई भी रिफाइनरी होती है, उसमें 10% फ्यूल लॉस होता है। मतलब कि वो भी तो मतलब क्रूड ऑयल से अगर वो खुद भी पेट्रोल या डीजल बनाएंगे तो उनका कुछ फ्यूल लॉस होता है, इलेक्ट्रिसिटी कुछ सारा कई सारा फ्यूल लॉस होता है ना। तो वो खुद कितना होता है, लगभग 10% होता है। अब अगर फ्यूल के दाम बढ़ेंगे, मतलब फ्यूल के दाम अगर 100 रुपये हैं, है ना, अगर ये बढ़ के 120 हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो कंपनियों का फ्यूल लॉस होगा वो भी बढ़ जाएगा। अब बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ जाएगा। अब आ रहे हैं इलेक्शन, आ रहे हैं, है ना, 5 राज्यों में इलेक्शन आ रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी जो स्टेट ओन जो हमारी पीएसयू है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, आईओसीएल होगी, बीपीसीएल होगी, एचपीसीएल होगी, इनको बोलेंगे कि आप प्रॉफिट मार्जिन कम कीजिए। ये अभी तो कर देंगे, लेकिन बाद में ये ग्राहकों से वसूलेंगे, बाद में वापस से बढ़ा देंगे। तो अगर इस तरह के अटैक भी होते हैं ना, तो ये जो इनका रिफाइनरी में जो लॉस होता है, रिफाइनरी की जो इन्वेंट्री, इसको जो फ्यूल लॉस होता है, इसकी वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लॉस होता है वो बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली हम तो चाहते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अपना मार्जिन कम करें, लेकिन उनके पास अगर उनका लॉस ज़्यादा हो रहा है इस तरह के अटैक से, तो वो कहाँ से कम करेंगे, है ना। तो ये सवाल भी खत्म, ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया। और किस तरह हम कम कर सकते हैं, तो जो ये हमारा एशियन प्रीमियम दिया जाता है, मतलब कि ओपेक जो कंट्रीज जो होती है वो एशियन कंट्रीज से थोड़ा ज़्यादा चार्ज करती है, तो ये भी गलत है। अगर एशियन प्रीमियम भी अगर कम हो जाता है या हट ही जाता है पूरा, तो इससे एशियन हमारे इंडिया चाइना इनको भी बेनिफिट होगा, थोड़ा क्रूड ऑयल है वो थोड़ा सस्ता आएगा। चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल में। तो इसका सोल्यूशन यही है कि अभी जैसे कि बिडेन आ गए नए राष्ट्रपति, तो उन्हें ऑब्वियसली कुछ एफर्ट लगाए हैं, उन्होंने सऊदी को बोला है कि भाई आप जमीन का जो आपने ब्लॉकेड लगा रखा है उसको बंद कीजिए, है ना। और अब लेकिन सॉल्यूशन तब तक नहीं आएगा ग्राउंड लेवल पर जब तक ईरान कुछ नहीं करेगा। अब ईरान क्या करता है ना कि यूएस पे प्रेशर डालने के लिए हुतीज को बोलेगा कि आप अटैक कीजिए, लेकिन अब ईरान को समझने का टाइम आ गया है कि भाई अगर आप पे रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहते हो आप, तो आप हुतीज रिबेल को बोलिए कि वो अटैक ना करें। जब तक ईरान सपोर्ट करता रहेगा ये करते रहेंगे और डिसरप्शन आता रहेगा, और इससे उल्टा ईरान का ही नुकसान होता है। एडिटोरियल में आ जाते हैं हम, है ना। तो एडिटोरियल है कि सरकार की हार में भी जीत, जीत में भी हार, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि एमएसपी पे अगर जो लीगल की बात चल रही है कि इसको लीगल बना दिया जाएगा, तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि सारे सरकार खरीदेगी? नहीं, सरकार हमेशा तभी खरीदती है जब बाजार में जो कीमत होती है किसी फसल की वो कम या ज़्यादा हो जाती है, उसी को रेगुलेट करने के लिए सरकार एमएसपी पे खरीदेगी। और चूंकि अभी सरकार जो एमएसपी पे खरीदती है, कितना खरीदती है, लगभग उत्पादन का 22%। तो अगर एमएसपी को हम लीगल बना देते हैं कि मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसको इससे एमएसपी से तो ज़्यादा ही खरीदा जाएगा या मिनिमम एमएसपी पे खरीदा जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अभी प्राइवेट वाले एमएसपी से कम भी दे सकते हैं, लेकिन फिर उनको खरीदना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो जो खरीदती है वही खरीदेगी। एक खरीद के करेंगे क्या, ये पीडीएस में एक लिमिटेड देना होता है इनको, है ना। ऑपरेशन ग्रीन के तहत इनको थोड़ा एक लिमिटेड चाहिए होता है स्टॉक, तो मतलब ज़्यादा तो गवर्नमेंट भी रख के क्या करेगी, है ना। तो ऑब्वियसली जो निजी व्यापारी होंगे उनको थोड़ा
दिक्कत आएगी, उनको एमएसपी के ऊपर ही खरीदना पड़ेगा, तो सरकार को तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना। अगला आर्टिकल, अगला एडिटोरियल है कि ऑस्ट्रेलिया की कार्रवाई से सीख ले सकती हैं भारतीय ओटीटी प्लेयर्स, है ना। तो जो न्यू मीडिया है, न्यू मीडिया मतलब कौन सा हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ओटीटी हो गया, है ना, जो डिजिटल न्यूज़ चैनल हो गए हमारे यूट्यूब पे, है ना, ये सब पे अभी नई गाइडलाइंस आई है, आप सबने पढ़ी होगी। तो वो इसीलिए है क्योंकि जो मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अभी क्या है, ओटीटी पे कोई रेगुलेशन नहीं है ना, लेकिन जो हमारा टेलीविजन है उन पे रेगुलेशन है, जो हमारे समाचार पत्र आते हैं उन पे, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उनका रेगुलेशन है, लेकिन जो ऑनलाइन आते हैं जैसे द वायर का हो गया, है ना, या द प्रिंट का हो गया, इन पे कोई रेगुलेशन नहीं है। तो इस तरह सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि कलात्मक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, मतलब आपकी जो क्रिएटिविटी बनी रहे उसके लिए, आपके लिए गवर्नमेंट ने तो यही बोला है कि आप सेल्फ रेगुलेशन कीजिए, आप अपना कोड बना के लाइए। अब ये सब हमने डिस्कस कर लिया कि 3 स्तरीय शिकायत ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम होगा कि आपको कोई दिक्कत है, आप सबसे पहले, अगर मान लो आपके नेटफ्लिक्स के कंटेंट से दिक्कत है तो आप सबसे पहले किसके पास जाओगे, नेटफ्लिक्स वालों के पास। फिर उनसे आपकी समाधान नहीं हो रही तो जो नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, इन सबका जो सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इन्होंने मिलके जो बॉडी बना रखी है, आप उसके पास जाओ। अगर वो भी आपकी नहीं सुनती तो फिर जो थर्ड जो सरकार ने बना रखी है मॉनिटरिंग कमेटी, आप उसके पास जाओ। तो इस तरह 3 स्तरीय निवारण तंत्र बनाया गया है ना। और जो आप ग्रीवेंस रिड्यूसल ऑफिसर नियुक्त करना होता है वो आपको 15 दिन में जवाब देगा, है ना, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी। और क्या दिक्कत आ रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इन नियमों से, इनको बोल रहे हैं, जब इनको ये बोला गया है कि आपको जो पोस्ट का ओरिजिन बताना पड़ेगा, है ना, कि कौन ओरिजिनेटर है, तो ऑब्वियसली उससे जो हमारा जो इनका एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिस्टम होता है उसको थोड़ा दिक्कत आएगी। तो इन मुद्दों पर ये जो डिजिटल कंपनियां हैं ये थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट कर रही हैं कि ये हमारे अगेंस्ट है, ये हमारे अगेंस्ट है ना। तो इन्होंने क्या क्या बताया कि मैं आपको एक बार पॉइंट वाइज कर देता हूँ। इन्हें ये बोला कि अगर आप अकाउंट ओरिजिन की बात फाइंड आउट करने को बोलते हैं तो इससे हमारे एंड टू एंड जो इंक्रिप्शन देते हैं वो प्रभावित होगा। अगर आप शिकायत निवारण अधिकारी की बात करते हैं तो इससे फेक शिकायतें होती हैं वो काफ़ी बढ़ जाएगी, हमारे ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, है ना, ये भी इन्होंने बात बोली। तो ये 2 बातें मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट अब क्या कर सकती है, तो इंडियन गवर्नमेंट को अब ऐसा नहीं है कि इनको रेगुलेट सिर्फ इंडियन कर रहे हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया वाले ने तो एक कदम आगे निकल गए, वो तो ये भी बोल रहे हैं कि आप हमारे लोकल मीडिया प्लेयर हैं उनको भी अपना रेवेन्यू शेयर दो जो आपको डिजिटली मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया में अभी क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट और डिजिटल कंपनियों ने एक कोड बनाया है, उससे वो क्या कर रहे हैं, जो फेक न्यूज है और जो उसका मिस इन्फॉर्मेशन का जो दुष्प्रभाव हो रहा है उसके लिए इन्होंने कोड बनाया है। और वो कोड क्या है उसकी बातें भी हम देखेंगे। इसी प्रकार से यूके भी क्या तैयारी कर रहा है कि जो ऑनलाइन कंपनियां हैं जो हानिकारक सामग्री के लिए जिम्मेदार हैं और ऐसे कंटेंट को हटाने में विफल रहती हैं तो उन कंपनियों को दंडित करने के लिए यूके गवर्नमेंट भी कुछ प्लान कर रही है ना। और उसको क्या है, ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक। मतलब ऐसा कंटेंट, अगर फेसबुक पे कोई कंटेंट है जो हिंसा, भड़काता हो, आतंकवादी गतिविधियां हैं, या बाल उत्पीड़न या चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, इन सबको प्रमोट करता है तो उसको इनके हटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नहीं तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा यूके भी प्लान कर रहा है। तो क्या हम अकेले हैं इंडिया वाले? नहीं, हम अकेले नहीं है भाई, सब, क्योंकि इनका ग्लोबल प्रेशर इतना बढ़ गया है, ग्लोबल मतलब चेंज इतना आ गया है कि अब इनको रेगुलेट करने की जरूरत आ गई है। यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया, तो हम अलग से नहीं है, क्योंकि हमारी सोच, हम क्या है, सब डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमें सबका देखना पड़ता है। अब ये जो हमारी ये रिप्लाई में किस कहते हैं, अभी ट्विटर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को परिभाषित करने की कोशिश की है। मतलब जब 26 जनवरी का जो हमारा इंसिडेंट हुआ लाल किले पर, तब ट्विटर ने, गवर्नमेंट ने कुछ बोला होगा, इन्होंने कुछ किसी के कंटेंट हटाए नहीं होंगे ट्विटर से, है ना। तो ये लोग चाह रहे थे कि फार्म इशू थोड़ा हाईलाइट रहे, मतलब गवर्नमेंट चाह रही थी दंगे कम हो, लेकिन ये लोग नहीं चाह रहे थे। जबकि जो अमेरिका वाला जो केस था, है ना, जब वहाँ पे जो ट्रम्प के समर्थकों ने किया था, तब वहाँ तो इन्होंने ट्रम्प तक को बैन कर दिया था। तब आप वहाँ तो इनको बैन कर दे रहे हो, यहाँ इंडिया में आप बैन नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट का ये था कि आप दोगला बिहेवियर दिखा रहे हो ना, आप अपने हिसाब से दिखा रहे हो, आपका जो आइडियोलॉजी है ना वो आप अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो, आप अपने इंटरमीडिएट हो, आप अपनी आइडियोलॉजी व्यक्त नहीं कर सकते। आपको अच्छा, चलो मान लो आप ट्विटर हो, आपको लगता है कि किसान सही है, लेकिन आप उस चक्कर में सरकार के जो आपको बोल रही है वो ऑर्डर अनफॉलो तो नहीं कर सकते ना, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया यूएस में सही लगा तो आपने उसके हटा दिए, इंडिया में सही नहीं लगा तो आपने हटा दिए। ये तो आपकी आइडियोलॉजी पे बात है ना, आपको जो सही लगेगा आप वो कर रहे हो, और आप क्या हो, इंटरमीडिएरीज, तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते। तो ये जो इंटरमीडिएरीज है ना,
ये जो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो उसको अलग अपने हिसाब से हम अपने हिसाब से देख रही है ना, कि इनको लगता है कि ये बोलेंगे वही सही है, बाकी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इनका तो कुछ पंगा ही नहीं है, ये तो मतलब ऐसे ही है। तो राइटर यही बोल रहे हैं कि अगर भाई हमारे यहाँ पर इंडिया में अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कुछ वायलेशन होता है तो आपकी जरूरत नहीं है, आप ट्विटर आप बंद, आप अपना काम कीजिए, है ना। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, हमारे पास और मीडिया है, हम अपना इशू हम खुद हाईलाइट कर लेंगे। हमारे पास इन सब के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बड़ा, अगर कहीं पर भी इसका हनन होता है तो ये क्या कोड ले आए थे, तो इस कोड में ऑब्वियसली इन्होंने यही बोला है कि कंपनी ने ये बता दिए, जो फेसबुक गूगल हो गया, इन्होंने ये बता दिया कि हाँ हम ये कर सकते हैं फेक न्यूज से लड़ने के लिए। तो क्या क्या कर सकते हैं भाई, ये क्या करेंगे, कोई भी न्यूज होगी उस पर फाल्स लेबल कर देंगे कि ये भाई ये फाल्स न्यूज है ना। जो फेक न्यूज चल रही होगी उसको डिमोट कर देंगे, मतलब आपके जो न्यूज फीड होगा उसमें वो नीचे नीचे आएगा, आपको ऊपर नहीं आएगा, है ना। जो प्राइवेटाइजिंग क्रेडिबल सोर्स, जो इनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है, जैसे द हिंदू हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, तो इनकी न्यूज ऊपर आएगी आपके, है ना। और जो फालतू के फर्जी चैनल होंगे उनकी न्यूज आपके जो फीड होगा उसमें आएंगी नहीं। सस्पेंशन और डिसेबलिंग ऑफ अकाउंट्स एंड रिमूवल ऑफ कंटेंट, मतलब कोई कंटेंट अगर इनको लगता है तो ये बिल्कुल उसे हटाएंगे। तो ये इनके कोड में मेन बातें हैं। इसके अलावा और क्या बातें हैं इनके कोड में, कि बेटर सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग इंसिडेंट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको, मैं जैसे फेसबुक चला रहा हूँ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मेरी फीड में आती है तो मेरे पास कोई सिस्टम होना चाहिए ना कि मैं किसको बताऊं कि हाँ भाई ये फर्जी न्यूज चल रही है, इसको हटाओ, है ना। तो एक सिस्टम होना चाहिए। अब आप सुनिए, एक सिस्टम हमारे यहाँ पे लेके भी आए थे, एक कुछ नंबर आया था, दैनिक भास्कर में आया था, और उस पर मैंने वो आया था 2019 के इलेक्शन के लोकसभा के टाइम पे ना, कि आप इस पर फेक न्यूज रिपोर्ट कर सकते हो। मैंने किया 2-3 दिन तक, कुछ नहीं आया, रद्दी। मतलब ये तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए आप पूरा इतना प्रचार कर रहे हो कि हाँ आप इस पे फेक न्यूज रिपोर्ट कर सकते हो, कोई सिस्टम नहीं है। आज दिन तक कोई नहीं पूछा वो सिस्टम कहाँ है, मतलब क्या क्या पर्पज हुआ, है ना। तो इस तरह से बेटर सिस्टम होना चाहिए ना मिस इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करने के लिए। इस अलाउइंग फेक न्यूज अकाउंट फ्रॉम कलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मनी, मतलब अगर आपको दिख गया आपके प्लेटफॉर्म पे कई सारे लोग हैं जो फेक न्यूज चला रहे हैं, फेक न्यूज कई सारी वेबसाइट होगी जो फेक न्यूज फैला रही है, तो फिर आप जो रेवेन्यू शेयर की बात करते हो इनको बिल्कुल ही मत दो, बिल्कुल जीरो कर दो। उसके अलावा क्या होना चाहिए कि जो ट्रांसपेरेंसी अबाउट द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, जो पॉलिटिकल एड होते हैं, जैसे मान लो बीजेपी ने फेसबुक पे कुछ एड चला रखा है, तो ये सब ऊपर से स्पेसिफिक होना चाहिए कि ये देखो हमें पॉलिटिकल फंडिंग हमें पॉलिटिकली एडवर्टाइज के पैसे मिले हैं, इसकी वजह से हम ये हमारा कंटेंट आपको ऊपर दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली फेसबुक में तो आता ही है, तो हमें इसे और भी ट्रांसपेरेंसी करने की जरूरत है। तो इस तरह का इनका कोड आया, काफी अच्छा है, इंडिया में भी होना चाहिए, इंडिया को भी सीखना चाहिए। अगला आर्टिकल देख लेते हैं हम, कि अभी जो कमोडिटी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 10 साल के उच्च स्तर पर पाम तेल के दाम होंगे, सभी खाद्य तेलों पर आया असर। तो इंडिया का जो एडिबल ऑयल होता है वो कहाँ से इंपोर्ट होता है, 60 से 70% हम इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं पाम ऑयल, मेनली इंडोनेशिया से और मलेशिया से। पाम ऑयल को डर्टी ऑयल भी बोलते हैं। डर्टी ऑयल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इकोलॉजी को काफ़ी डैमेज करता है। मलेशिया में है ना कई सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये हम तो मतलब उनके पेड़ काट के हम हमारा तेल खा रहे हैं, मतलब तो उस तरह से इसको डर्टी बोलते हैं। अब इससे होगा क्या, ओब्वियसली इससे खाद्य तेलों के रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो पाम ऑयल हो गया, ये जो एडिबल ऑयल हो गए हर जगह काम आते हैं, ये कई सारे रॉ मटेरियल काम में काम आते हैं, जैसे डालडा घी हो गया। उसके अलावा कहाँ कहाँ काम आते हैं, जो हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे साबुन हो गए, है ना, कोलगेट हो गई, इन सब में पाम ऑयल का यूज़ किया जाता है। तो अब मलेशिया में क्यों हुई है, लेबर की कमी की वजह से। तो हमारा इशू ये नहीं है, हमारा इशू ये है अब इससे हम राजस्थान वाले क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप समझिए, अगर पाम ऑयल के रेट बढ़ गई तो ऑब्वियसली जो हमारे डोमेस्टिक जो ऑयल होते हैं, मतलब जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, है ना, तो हम अगर इनका प्रोडक्शन बढ़ाएं ना, और इसको जो पाम ऑयल की जगह प्रोड्यूस, क्योंकि ऑब्वियसली अभी क्या है, पाम ऑयल इनकी तुलना में काफ़ी सस्ता होता है, तो कंपनियां इसको प्रीफर करती हैं, है ना। तो अगर ये महंगा हो गया, अगर हमारा ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा देते, हम जो हमारा मस्टर्ड, राजस्थान अगर क्या कर सकता है, हमारा मस्टर्ड रेप सीड का प्रोडक्शन हम बढ़ाते हैं, तो हम ना तो एक तो इन कंपनियों जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बनाती है ना, सैनिटाइजर हो गया, ये सब चीज़ें बनाती हैं, उनको बेच पाएंगे, और उससे जो इससे किसानों की भी इनकम पे बढ़िया फायदा मिलेगा। तो राजस्थान इसका बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि हम
ऑलमोस्ट जो 48% होता है रेपसीड और मस्टर्ड का, वो कहाँ से आता है? राजस्थान में आता है। और एक बार छोटी सी फैक्ट न्यूज़ देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है इंडिया में? गुजरात, है ना। सोयाबीन सबसे ज़्यादा एमपी में, सनफ्लावर सबसे ज़्यादा कर्नाटक में। और इससे क्या फ़ायदा कर सकते हैं हम? तो ऑयल, एडिबल ऑयल को प्रमोट करने के लिए इंडिया में कौन सी स्कीम है? नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। तो अभी जो जैसे मान लो ये फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है पंजाब में, हरियाणा में, हम उनको बोल सकते हैं भाई थोड़ा सा आप भी क्या करो कि जो ये चावल वावल छोड़ो, ऑयल सीड उगाओ, बहुत फायदा है ना। क्योंकि इससे क्या होगा, उनका इकोलॉजिकल जो डैमेज हो रही है वो बच जाएगी, जो उनका वाटर लेवल घट रहा है वो भी सुधर जाएगा थोड़ा सा। तो हम एक ये इशू भी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फार्मर को थोड़ा इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, जो पंजाब एंड हरियाणा के हैं, ताकि वो अपना जो क्रॉप डाइवर्सिफाई कर सकें, राइस और जो वीट है उससे वो कहाँ पे जा सकें? ऑयल सीड पे जा सकें। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी, क्योंकि हमारे अगर हमारे इंडिया में ही अगर ऑयल प्रोडक्शन ठीक ठाक हो जा रहा है, मस्टर्ड हो गया, रेप सीड हो गए, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, अगर ये सभी इंडिया में काफ़ी हो जा रहा है तो हमें इम्पोर्ट घट जाएगा हमारा। और जो मलेशिया जो पाकिस्तान के साथ मिलकर उछलता रहता है, तो वो हमें थोड़ा कम परेशान करेगा। अब राजस्थान में कौन कौन से ऑयल सीड होते हैं? ग्राउंडनट होता है, मूंगफली होती है, तिल होता है, सोयाबीन होता है, कस्टर्ड होता है ना। रेप एंड मस्टर्ड तो हमने देख ही लिया है ना, तो ये सब आप सबको पता ही है। आगे चलते हैं। आगे ये पत्रिका का एडिटोरियल है कि सीमेंट फैक्ट्री एट लो स्केल इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें ये बोलते हैं कि सीमेंट में काम क्या आता है? चूना। चूना तो राजस्थान में खूब है, तो फिर होना ये क्या चाहिए कि हम अब क्या सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने अलाउ कर दिया है कि अब बड़े बड़े जो कंपनियां होती है, रिलायंस मान लो, बड़ी जो कंपनी होती है ना, ये भी सीमेंट फैक्ट्री खोल सकते हैं। भाई ये नहीं खोलना है इनको, क्योंकि जो काम अगर छोटे लेवल पे हो सकता है तो हमें प्रमोट करने की जरूरत है ना, क्योंकि जो सीमेंट ऐसी चीज़ है जिससे लोकल एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट होता है। तो अब होना क्या चाहिए कि हम चाहें ना तो हमारे स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में एक लो स्केल पे सीमेंट फैक्ट्री खोल सकते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में चूना ऊना काफ़ी अच्छे से अवेलेबल है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और 20-25 लाख में हमें एक फैक्ट्री मिल जाएगी। तो ये एक सजेशन दिया गया है इस आर्टिकल में। चलते हैं अगले आर्टिकल में। 5G के रोल आउट होने वाला है, प्रिपेयरिंग चल रही है। तो राजस्थान क्या कर रहा है? तो राजस्थान ने भी एक अपनी कमेटी बना दी है, और वो किसकी अध्यक्षता में बनाई है? हमारे मुख्य सचिव कौन है? निरंजन साहब के अध्यक्षता में। तो ये कमेटी बनाई है। 5G क्या है ये सब आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं। घोटाले की बिडिंग बसें। तो मैंने कल भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो ऑक्शन प्रोसेस होता है, जो बिडिंग प्रोसेस होता है, या जो हम टेंडरिंग देते हैं, इनमें फेयर होना चाहिए, ताकि नहीं तो आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं। कल भी हमने देखा था कि 55 डेसिमल के लिमिट थे, आप 50 डेसिमल के लिमिट थे, आप 55 डेसिमल के इक्विपमेंट जो आ रहे हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आ रहे हैं, उनको खरीद रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है। तो अगर आप पब्लिक सर्विस ज्वाइन करते हो तो आप इंश्योर कीजिए कि सारे रूल एंड लॉ फॉलो किए जाएं, और इस तरह के जो साफ साफ दिखता है ना कि एडवांस की 25 लाख के बस 40 लाख में खरीदो, तो इस तरह के करप्शन से आप बचिए। वैक्सीनेशन में क्या चैलेंज आ रहे हैं? वैक्सीनेशन में चैलेंज यही आ रहे हैं कि एक तो हमने डिस्कस कर लिया था, है ना, कि कई लोगों को मैसेज ये लगा रहे थे, किसी ने कोवैक्सीन लगवा रहा है ना, पहला टीका कोवैक्सीन लगवा लिया, उसको बाद में मैसेज किसका? कोविशील्ड का। तो इस तरह का एक वो चैलेंज हो गया। दूसरा चैलेंज हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं वो आ ही नहीं रहे हैं सेकंड डोज लगवाने। तीसरा चैलेंज आप खुद देखिए, जो ये मंत्री लोग हैं ये खुद ही मना कर रहे हैं, तो इनको आगे होके आना चाहिए। तो टीकाराम जी ने तो बोलते कि मेरे नाम के तो आगे पहले टीका लगा हुआ है, मैं क्यों टीका लगाऊं, ना। ऐसे तो मेरे नाम के आगे पीछे नील आता है, तो मेरे कपड़ों में तो कभी नील ही नहीं लगनी चाहिए, है ना। और ये इशू उठा है विधानसभा में कि हर थाने में दलाल हैं, तो इनको कम करने की जरूरत है। पुलिस का तो हम इशू डिस्कस कर ही चुके हैं ना। उसके अलावा स्विट्जरलैंड में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी चल गई, क्योंकि वहाँ पे रेफरेंडम हुआ है। छोटी सी न्यूज़ है, आप देखिए। और वैक्सीनेशन का चौथा चैलेंज ये देखिए कि अब दिख रहा है कि अभी हमने सेंटर से मांगी 8 लाख वैक्सीन, हमें मिली 1 लाख से भी कम। तो क्या हम वैक्सीनेशन में सारे देश, अभी ये इशू उठा भी था, एक किसी हाई कोर्ट ने बोला भी था कि इंडिया बाकी लोगों को एक्सपोर्ट कर रहा है, खुद के लिए भी कुछ बचा के रखा है कि नहीं रखा है? आपकी प्रायोरिटी अपनी जनता होनी चाहिए ना। तो इस तरह का एक इशू था। हमने ये डिस्कस किया था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हमने हमारी आधी जो लिमिट है वो इंडिया के लिए बचा के रखी हुई है। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप चल रहा है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। और ये जो रेप के जो केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया राजस्थान में, थोड़ा काफ़ी विचलित करते हैं ये। हम इस इश्यू को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी आप करंट अफेयर पे न्यूज़ रखिए। ओके, ये मेरी हॉबी में मैंने ऐड किया हुआ है, इसलिए मैं इस पर निगाहें बना हुआ हूँ कि क्या क्या
प्रोग्रेस हो रही है हॉकी में, इस तरह आप भी बना के रखिए। तो धन्यवाद आज के सेशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और सबको इंटरव्यू का बेनिफिट, सबको इस नॉलेज का बेनिफिट मिलना चाहिए। और आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बनाया है उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि हम हमारी जो डिस्कशन है उसको और अच्छे से कर सकें और हमारे इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। धन्यवाद।